नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कप एंड गप। जैसा आप लोगों को पता है, हम जियोपॉलिटिकल एंगल से सारी खबरें कवर करते हैं और आज की वीडियो जो है ना निपेंद्र भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि निपेंद्र भाई ने आज जो मुझे खबरें भेजी हैं, खासकर जो ब्रिक्स वाला एंगल है उसके लिए वेट कीजिएगा, इसलिए उसको मैंने सोचा है कि थोड़ा बाद में रखते हैं उसको, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। लेकिन उससे पहले निपेंद्र भाई, मुझे लगता है जीवन में सब देख लिया, कभी नहीं सोचा था कि रशिया भी जो है ऑयल को जो है इंपोर्ट करेगा इंडिया से। हालांकि उसने रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट किया था, पेट्रोल आई थिंक। हाँ। तो अब ईरान के अंदर भी जो है ना गैसोलीन का जो है शॉर्टेज हो गया। मतलब वही आप ऑयल लगा लो, आप पेट्रोल लगा लो। अब यहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं तो इकोनॉमिकली इसको बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, मुझे याद है कि पिछली वीडियो में आपने कहा था कि सैंक्शन लगा के क्या कर लिया यूएसए ने, लेकिन निपेंद्र भाई अब तो फर्क दिख रहा है, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए। आप ये बात कर रहे हैं जो ईरान के पेट्रोल पंप शॉर्टेज चल रहा है और उसके 2019 में भी आपको अगर याद हो तो प्रोटेस्ट भी हुआ था इसको लेकर, जब उन्होंने पैसे बढ़ाने की सोची थी। तो मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। पहली चीज तो कि ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है, इसकी बात पूरी अलग है करण भाई, और ये जो पूरी कहानी है वो अलग है। उसमें वो ट्रेड नहीं करने देंगे, उनके डिजिटल एसेट्स पे वो लगा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे वो बैन लगा रहा है, तमाम चीजों पे वो सैंक्शंस लगा रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट जो स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस किया वो एक अलग चीज है। ये जो खबर आप बता रहे हैं कि जिसमें ईरान के पंप्स पे लोगों की भीड़ हो रही है, वहां पे तेल खत्म हो रहा है, करीब 7 मिलियन पर डे का जो है 7 मिलियन लीटर्स पर डे की कमी पड़ रही है। 137 मिलियन लीटर पर डे की उनको जरूरत होती थी, वो अभी 130 के आसपास पहुंचा पा रहा है, लेकिन वो 7 मिलियन लीटर्स पर डे की वो कमी पड़ रही है। अब इसके पीछे अब आपको लगेगा कि सबसे जरूरी चीज ये जो है, ईरान में तो खुद तेल है। हाँ, मैं तो जब खबर मेरे पास आपने भेजी थी मैंने की, अच्छा मैंने उसको रीवेरीफाई करने की कोशिश, मैंने शायद हो सकता है निपेंद्र भाई ने कोई पुराना नहीं, ये पुराना आर्टिकल नहीं है, ये बहुत जरूरी खबर है। दरअसल ये बात है ना कि जरूरी नहीं है ना कि जो देश के पास तेल हो वो सारी चीजें, सारे तेल अपने देश से खुद ले ले। तो जो ईरान अपने देश में खपत करता है, जो उसका इंटरनल कंजम्पशन है, जो वो रिफाइन करके करता है, वो 121 मिलियन लीटर्स का खुद कर लेता है। बाकी जो बचा हुआ तेल है वो बाहर से मंगाता है, आसपास के देशों से वो ट्रेड कर रहा था ये चीज को लेके। अब जो चूंकि यूएस ने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया है, उसके बाद एक बड़ी चीज है खड़ग आइलैंड, जहां पे सबसे ज्यादा तेल निकलता था, उस पे यूएस ने जम के बमबारी की है। तो ये तमाम चीजों के कारण जो है वो अपनी डेली की रोजमर्रा की जरूरत के लिए जो तेल निकलता था, एक होगा कि वो ऑयल निकाल रहा है वो बाहर भेजने के लिए, एक दूसरा वो रोजमर्रा की जरूरत के लिए। अब उस पे बहुत इंपैक्ट पड़ा। ऊपर से वो जो बाहर से रिफाइंड ऑयल ले रहा था वो 121 मिलियन अपने लिए रिफाइन कर पा रहा था, बाकी वो ऑयल बाहर से ले रहा था। हालांकि बहुत मिनिमल अकाउंट था, लेकिन वो मिनिमल अमाउंट जो है तेल का, वो आज ईरान को बहुत इंपैक्ट कर रहा है। और वही करीब 7 मिलियन लीटर्स पर डे का जो कमी है वो आज ईरान झेल रहा है, और लोगों को क्राइसिस दिख रही है ये। अब इसका ये देखते हैं कि इसको ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की जो बात कर रहे हैं आप, उससे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी देश जो कोशिश भी करता है कि हम ईरान को तेल बेच दें, रिफाइंड तेल, ये कह रहे हैं कि हम उन पे भी सैंक्शंस लगाएगा, तो कोई देश बेवकूफाना ऐसी हरकत नहीं करेगा। निपेंद्र भाई, मेरा यहाँ आपसे यही दो सवाल बनते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सैंक्शन लगा देंगे, कोई और कंट्री लेगा, तो हर किसी को पता, छुपी हुई बात तो नहीं, 80% जो ऑयल है वो चाइना ही ले रहा है, 90%। तो अब मेरे को एक चीज समझाइए, ये कहते हैं कि हमने नेवल ब्लॉकेट कर रखा है, तेल फिर भी चाइना को जा रहा है। उसके तो बहुत सारी चीजें हैं कि चाइना को तेल भेजने के लिए एक जो सबसे बड़ा तरीका है कि आप जो भी शिप से भेज रहे हैं, शिप को घोष शिप कर दीजिए उनके साथ, जैसे रशिया ने किया था, रडार्स वगैरह बंद कर दीजिए, उसके बाद भेज दीजिए। कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, चाइना आराम से ले जाएगा। बीच में क्या किया था इन्होंने कि अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान से तेल निकलता था और वो मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए जाता था, मलेशिया में आई थिंक वो कहीं रुकता था, फिर वहां से एक दूसरी शिप पे वो लोड होता था और फिर वहां से वो आगे निकल जाता था। जल्दी जल्दी बहुत सारे तेल की कमी को पूरा किया गया था। तो ये तमाम तरीकों से वो बेच पा रहा था चाइना को। जी, आप अपना सवाल। तो सवाल अब ये है निपेंद्र भाई, जैसे अब मतलब कह रहे कि कमी आ रही है जी, तो जैसे रशिया की रिफाइनरीज पर यूक्रेन ने हमला किया तो वहां पे भी इसी बात से कमी आई, तो ये भी एक मेजर पॉइंट आपको लगता है कि ईरान में इस वजह से कमी आ रही कि जो रिफाइनरीज थी यहाँ पे, इनकी मतलब जो एस्टेब्लिश थी, उसको पे भी हमला हुआ था। ऑब्वियसली ये एक रीजन है। आप किसी भी वेल सेटल्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं
तो उसका असर तो आपको देखने को मिलेगा। आप आज नहीं देखोगे, कल देखोगे, कल नहीं देखोगे, परसों देखोगे, किसी दिन तो वो दिखेगा। वो दिखने लगा है। ऑपरेशन ये जो सारी चीजें हुई हैं, जो यूएस ने अटैक्स किए, उसका असर दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। और चाइना एक इकलौता देश होते हुए चाइना कितने दिनों तक ईरान को सपोर्ट कर सकता है? सही बात है, सही बात है। ईरान से भारत भी तेल खरीदता था, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद भारत तेल खरीदता था, बार्टर सिस्टम में चलता था कि ईरान से तेल खरीदा, उसके बदले उसको कुछ चीजें भेज दी, पैसों से डील नहीं होती थी। उसके साथ वो तमाम आसपास के कई सारे ऐसे देश जो ईरान से तेल लेते थे, अब ईरान उनको नहीं भेज पा रहा है, तो और उसके बाद अपनी ऑब्वियसली अपनी इंटरनल जो कमी है उसको भी नहीं पूरा कर पा रहा, तो हमलों का असर एक ना एक दिन तो देखने को मिलेगा। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की जो बात आप कर रहे थे, वो शुरू में बोल रहे थे, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। उससे और इससे थोड़ा सा मैं अलग लेके रखता हूं उसको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि 2019 में भी जब ईरान ने मतलब सोचा था कि भाई पेट्रोल को थोड़े पैसे बढ़ा दे, तो जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो गए थे, क्योंकि ईरान की दिक्कत क्या है, उन्होंने एक मतलब आप समझ लीजिए कि फ्री में ही वो तेल देते हैं, तो लोग वहां पे कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। अब उनको आदत लग चुकी है, अगर थोड़े बहुत भी उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए, वैसी दिक्कत बहुत है। देखिए, तो जो ट्रम्प बात कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक जो सैंक्शंस में लगाऊंगा, उस हिसाब से सब चीजें जो है बदल जाएंगी, तो लगता भी आपको बदलेगा। 2019 की जो बात थी, जब आप प्रोटेस्ट की बात, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो 2019 की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन थी जब ईरान अपना काम कर रहा था, सैंक्शंस झेल रहा था, लेकिन वो अपना काम कर रहा था, उसकी लड़ाई नहीं चल रही थी। सही बात है। तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अभी ये ऐसे इससे बड़ा प्रोटेस्ट एक हुआ जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, वो ईरान में दाम बढ़ने के कारण हुआ था, जो ये लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले हुआ, जब ट्रम्प ने तमाम ट्वीट करके बोले कि इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला, हुआ लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि ट्रम्प ने जो ये अटैक किया, इजराइल ने जो ये अटैक किया, अब किसी के भी घर में घुस के अगर उसको मारने जाओगे तो वो परिवार आपस में बिखरा कितना ही क्यों ना हो, वो परिवार एकजुट हो जाता है। वही हाल हुआ ईरान का कि ईरान बिखरा हुआ था, ईरान के लोग अपनी सरकार से गुस्सा थे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ये पूरा एक ईरान एक फैमिली की तरह एकजुट हो गया है। अब इस सिचुएशन से लड़ने के लिए हो सकता हो कि कुछ प्रोटेस्ट हो या कुछ ऐसे लोग हों जो इसको ट्रिगर करें, बट ज्यादातर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन नहीं आएगी, लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके देश पे लगातार बम गिरे हैं, उनके देश के हालात बिगड़े हुए हैं। हो सकता है उन चीजों को रिपेयर करने के बाद लोग इस चीज को लेकर बात करें, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह होते हुए नहीं दिख रहा। अगर हो जाता है तो भी मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए भी रेडी नहीं हूं कि वो प्रोटेस्ट होंगे। तो निपेंद्र भाई, ट्रंप ने जो है सीरिया को टेररिज्म लिस्ट से जो है हटा दिया, और मजे की बात देखिए कि एक ग्रुप था जिसको इन्होंने पहले कहा था भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो हेड कर रहे थे, जो अभी सीरिया के जो करंट प्रेसिडेंट है वो थे। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई किसी ग्रुप को डेजिग्नेटेड उन्होंने बोला था, वो ओवल ऑफिस गया पिछले साल ही। इजराइल ने बमबारी करी इनके एयरबेस पे सीरिया के। तो क्या अब यहाँ क्या एंगल लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि कोई भी फैसला ऐसा तो लेते नहीं। यहाँ कोई एंगल खास है नहीं। सबको पता है कि सीरिया अगर यूएस के हिसाब से नहीं चलेगा तो आप हमास को और हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीरिया अगर यूएस के हिसाब से चलता है, यानी कि सीरिया इजराइल के हिसाब से चलेगा, भले ही ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ कितनी ही बयानबाजी कर ले। एक बड़ी चीज ये है कि एचटीएस के ऊपर से जो टेररिस्ट ग्रुप का वो हटाया है, उससे पहले आपको याद होगा कि अहमद अल शरा यानी अबू मोहब्बत अल जुलानी, दोनों एक ही नाम है, उनके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी थी। 10 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 1 करोड़ यूएस डॉलर्स की बाउंटी थी, इनाम रखा हुआ था उनके सर पे। उनसे ट्रंप सऊदी आते हैं तो मुलाकात करते हैं। वो तस्वीर है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान खड़े हैं, ट्रंप हाथ मिला रहे हैं अहमद अल शरा से। उसके बाद अहमद अल शरा को यूएस बुलाया जाता है, व्हाइट हाउस का न्योता मिलता है, वो व्हाइट हाउस जाते हैं, मिल के आते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इजराइल उनके बहुत बुरी तरीके से उनके एक एयरबेस पे हमला करता है, एयरपोर्ट पे रनवे पे 7 से 8 मिसाइलें मारता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। दमिश्क से कुछ किलोमीटर पीछे इजरायली फोर्सेस खड़ी हैं, अभी वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही वो बोलते हैं इस बीच में कि हम इजराइल के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें होनी हैं, आपको जुलानी को यानी अहमद अल शरा को कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोला कि भाई ठीक है, आप जिस ग्रुप से आते हैं वो ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप नहीं रहा। 40 दिन का कुछ दिन का वॉच टाइम पीरियड होता है, उसको रखा, उसके बाद उसको हटा दिया कि नहीं, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप अब नहीं है। दूसरी चीज, टेरर स्पॉन्सर नेशन के तौर पे सीरिया को रखा था, क्योंकि वो बशार अल असद की कंट्री थी, बशार अल असद उसको रूल करता था। अब वहां से रशिया भी फिर सपोर्ट मिला था। रशिया तो एक सपोर्ट करता था, रशिया के बेसिस थे।
वहां से हथियारों का सप्लाई हमास को होता था, ईरान करता था, वहां से हिजबुल्लाह को हथियार जाते थे लेबनान में। तो इसलिए वो टेररिज्म सपोर्टेड कंट्री का, वहां आईसिस यानी कि दाइश के कैंप्स हैं वहां पे, तमाम आईसिस वहां पे एक्टिव है सीरिया में। अब ट्रम्प को ये लग रहा है कि आईसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ जुलानी है, यानी कि अहमद अल शरा हमारे साथ है। अब अगर इजराइल को सेफ एक कॉरिडोर देना है तो आप कहां से दे सकते हैं? गोलान हाइट्स के थ्रू, सही बात, सीरिया से दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे, जो इजराइल का दूसरा वाला हिस्सा यानी कि सऊदी, जो आप गल्फ ऑफ अकाबा देखते हैं अगर मैप में, तो गल्फ ऑफ अकाबा उसके पास में सऊदी है, उसके पास में जो बाकी देश हैं, सऊदी से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है। सऊदी कह रहा है पैलेस्टीन को 2 नेशन थ्योरी की तरह एक देश मानिए, हम आपको मान्यता दे देंगे। हो सकता हो उसके पहले भी मान्यता दे दे, तमाम चीजें वहां पे चल रही हैं जो, तो वहां पे कोई सिचुएशन है नहीं। बहरीन, जॉर्डन, इन तमाम देशों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है। इजिप्ट ने आपको अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल को अपना दोस्त मान लिया, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए हैं। तमाम वहां पे जो देश हैं उन्होंने उसके अब्राहम अकॉर्ड के साथ के तहत अपने आप को, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, सब कुछ हो गया। जिनके साथ इजराइल ने कभी वॉर लड़ी थी, एक फ्रंट सेफ है। दूसरे फ्रंट पे अगर हम आते हैं तो आपको दिखता है कि हमास एक्टिव था, हमास को बुरी तरीके से तोड़ दिया है, हिजबुल्लाह को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो अभी क्या सिचुएशन है कि अगर सीरिया वाला एरिया इजराइल के फेवर में आ जाता है, वो डिफेंस डील हो, पीस ट्रीटी हो, चाहे जैसे हो, अगर वो एरिया इजराइल के हिसाब से आ जाता है तो बाकी एरिया पर इन्फ्लुएंस करना, बाकी एरिया के थ्रू इजराइल को सेव करना आसान हो जाएगा। इसलिए ये सही भाई, अगर मुझे आपसे कुछ बात करना है तो कुछ आपका भी तो फायदा होना चाहिए ना, डिप्लोमेसी करनी हो, तमाम चीज। ये तो है नहीं कि आप एक तरफा बात होगी, आपको भी तो कुछ तो करना हो कि नहीं भाई आपका ये ग्रुप सही है, आपका देश चूंकि टेरर सपोर्टेड नेशन के तौर पे अगर सीरिया को रखा जाता तो सीरिया फिर यूएस के हिसाब से काम नहीं करता, उसके ऊपर सैंक्शंस होते, उसके ऊपर तमाम प्रतिबंध होते। उन प्रतिबंधों को साथ लेके अगर यूएस ये एक्सपेक्ट करता कि अहमद अल शरा उसका सपोर्ट करे, उसको साथ दे, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। तो इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको उनको भी कुछ रियायत देनी होगी। वो रियायत उनको मिली है और उसके बाद वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब जो इस सेगमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। निपेंद्र भाई, आपने न्यूज तो पढ़ी ली होगी, हमारे एनएस से अजीत डोभाल साहब वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे उनकी बातें होती है। अब मतलब यही बात निकल कर आई है कि भाई दोनों आराम से बात करेंगे, पीस टॉक्स होगी। जयशंकर जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि मतलब चाइना से हमें जो है बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब डोमेस्टिकली हम अच्छा, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, लेकिन साइड बाय साइड हमें चाइना से भी जो है बिजनेस करना पड़ेगा। तीसरा, अब ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग जो है, मतलब जो ऑफिशियल्स है अभी, मतलब जो आप अटकलें कह रहे थे अभी चल रही हैं, वो मतलब काफी हद तक लगता है कि ट्रू है। शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट अटेंड करने आएंगे इंडिया, और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार 200 ऑफिशियल्स के साथ आए थे, इस बार 400 ऑफिशियल्स के साथ आए, और एक मैसेज जो है जो डोनाल्ड ट्रंप को चाइना और इंडिया देने की कोशिश करेगा। तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा सवाल आपसे यही है, ये वही चाइना है जिसने डोकलाम इशू पे स्टैंड ऑफ, मतलब इंडियन आर्मी के साथ हुआ था, फिर गलवान हुआ। अब आप पीस की बात भी कर लीजिए, तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर अभी आपने देखा होगा, फिर ये 27 जगहों फिर हाँ, फिर इन्होंने भी वही चीज करी। तो आपको क्या लगता है चाइना सुधरेगा? सुधरने की बात तो देखिए, अगर आपके साथ बॉर्डर इशू है तो जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ खटपट लगी रहेगी, और पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के साथ एक खटपट होती जरूर है आपके बॉर्डर को लेके। आपके अच्छे रिलेशंस नेपाल के साथ हैं, लेकिन आपकी है बॉर्डर इश्यूज ना ये नेपाल के साथ भी, तो वो आपका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए, उसके अलावा आपके बांग्लादेश के साथ भी सारी चीजें क्लियर है, फिर भी आप फेंस लगाने पे बांग्लादेश गार्ड जो है, बॉर्डर गार्ड जो है बीजीबी, वो विरोध करता है। श्रीलंका के साथ भी है, मतलब हाँ सही बात कह रहे हैं आप। तो वो आप कुछ ना कुछ आप नेबरिंग कंट्रीज, आप अपने पड़ोसी के साथ कोई ना कोई, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत मैटर करता है, ये चीज बहुत मैटर करती है। अब आप जो कह रहे हैं कि ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को मैसेजिंग, ट्रंप को एक मैसेज जा चुका है। जब मोदी जी खड़े तियानजिन में, जो एससीओ की समिट हुई थी तियानजिन में, मोदी जी खड़े हैं, शी जिनपिंग खड़े हैं, पुतिन खड़े हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तमाम चीजें हो रहा है, वो एक मैसेजिंग था। ये जो डेलीगेशन की बात है, इससे पहले मैं बता दूं कि चाइना ने अपने इंडिया ने अपने कई सारे नियमों में बदलाव किया, और चाइना से करीब 500 मिलियन यानी 4,895 करोड़ जो है
कि इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है। अब इसके साथ चाइना वाले इन्वेस्ट करेंगे इंडिया, चाइना वाले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बताएं तो इंडिया और चाइना की, आपने कहा ना कि ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड करीब 151 अरब करोड़ की है, उससे ज्यादा की है एक्चुअली, जिसमें ज्यादातर फेवर 140 करोड़ के या 141 करोड़ जिसमें है जो चाइना के फेवर में, मतलब चाइना हमें बेचता है 10 करोड़ या कुछ, मतलब 10 बिलियन या कुछ ऐसा है जो हम चाइना को बेचते हैं। अरब, करोड़ नहीं, अरब की मैं पूरी बातचीत कर रहा हूं यहाँ पे। ये डील एक चली रही है। एनएसए अजीत डोवाल सर चाइना जाते हैं, वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर यानी जो सीसीपी के टॉप ब्रास हैं उसके मेंबर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिलते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, हेन जेंग से मिलते हैं, हेन जेंग से मीटिंग होती है, उनसे बात होती है कि देखिए पीस टॉक्स को लेके तमाम चीजें होंगी, बट माई एजम्पशन इज दिस कि वो इसलिए भी गए हैं कि देखिए भाई हम लोग सारी चीजें एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। और डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? अगर मोदी जी एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना जा सकते हैं, तियानजिन जा सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग के लिए इंडिया आए, और जिसमें ज्यादातर वो है कुछ शर्तें रखी हैं, हो सकता है उन शर्तों पे बातचीत हो कि हम इन शर्तों पे, ऑब्वियसली ना, जब एक हेड ऑफ स्टेट आता है तो तमाम चीजों पे बातचीत होती है। पुतिन आ रहे हैं, अगर जिनपिंग भी आ जाते हैं तो इंडिया का वर्ल्ड स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि दुनिया के अगर 4-5 टॉप लीडरशिप में देखा है, टॉप कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें से 3 के नेता यहां होंगे। सही बात है, 3 टॉप कंट्रीज के लीडर्स यहां पे अवेलेबल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अवेलेबल होंगे, राष्ट्रपति पुतिन अवेलेबल होंगे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग अवेलेबल होंगे। ये अमेरिका के लिए मैसेजिंग के तौर पे एक नई चीज उभर के जाएगी। नई मैसेज नहीं होगी, मैसेजिंग में एक नया एड ऑन होगा जो कि बहुत बड़ा एड ऑन होगा। तो निपिंदर भाई पुतिन फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि मेरे को आज भी याद है 2019 में भी हमने मतलब नरेंद्र मोदी जी को और शी जिनपिंग को देखा था इस वाले पोज में। तो मेरा सवाल ये है कि 6-7 साल से ना आप अगर निकाल कर भी देखो तो सेम स्टेटमेंट्स में मतलब पढ़ता हूं कि भाई पीस टॉक्स होंगी, बॉर्डर डिस्प्यूट हम खत्म देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें स्ट्रेन हो गई थी। 2019 में वो आते हैं, उसके बाद उसके आसपास जो हमने कोविड का दौर देखा था वो बुरा, 20 में ही तो गलवान हो गया उसके बाद गलवान हो गया, उसके बाद हमने उनकी फ्लाइट्स बंद कर दी, कुछ कार्गो फ्लाइट्स चल रही थी लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई। वो शुरू हुई, धीरे धीरे करके बातचीत हुई, रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत हुई। एस जयशंकर सर गए कई बार बातचीत के लिए, वांग यी भारत आते हैं बातचीत के लिए, उसके बाद एनएसए अजीत डोवाल भी कई बार जाते हैं बातचीत के लिए, बातचीत होती है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर सुधरता है। इतने में ट्रंप आते हैं और ट्रंप ने बिगड़ी हुई पूरी स्थिति को सुधारने की कोशिश पूरी की। ट्रंप ने टैरिफ का गेम खेला, तमाम चीजें की। उसके बाद जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग के लिए जाते हैं तो आरआईसी ट्रोइका की बात है, रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी ट्रोइका की बात सामने आती है। वो तस्वीरें दिखती हैं जो अमेरिका के लिए टेंशन देती हैं, और कई अमेरिकन जो टॉप लेवल के लोग हैं जो डिप्लोमेसी को समझते हैं यूएस की, उन्होंने कहा और उन्होंने खोल के ये बात कही। उनके जॉन बोल्टन का स्टेटमेंट बहुत बार आया था कि ये ट्रंप की गलती है, ट्रंप ने ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर दी हैं कि इंडिया चाइना के क्लोज चला गया। अब अगर वो डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा था, अगर एनएसए डोवाल साहब जाते हैं तो अगर शी जिनपिंग आते हैं, क्योंकि मोदी जी जा चुके हैं चाइना इन सब स्ट्रेन रिलेशनशिप के बीच, 7 साल के बाद अगर शी जिनपिंग इंडिया आते हैं, 400 लोगों का एक डेलीगेशन आता है, बिजनेस की बात होगी, साइडलाइंस मीटिंग्स जो होंगी, वो सारी चीजें होती हैं, सिचुएशन बहुत बेहतर होगी। हो सकता हो इसमें बॉर्डर एलएसी को लेके जो करीब 3,500 किलोमीटर की एलएसी का जो पूरा विवाद है उसको लेके भी सिचुएशंस क्लियर हो जाए। अभी हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा देखी ना, करीब 7-8 जत्थे में लोग गए ना, सैकड़ों लोगों ने दर्शन किए ना, सारी चीजें धीरे धीरे हो सकता है सिचुएशन सही हो जाए, सिचुएशन बदल सकती है। तो वो जो भी हालात हैं, जो भी स्थिति है, धीरे धीरे ऐसे ही करके बनेगी। ब्रिक्स का हमें इंतजार है कि ब्रिक्स में क्या शी जिनपिंग आते हैं, लाइकली ही इज विजिटिंग इंडिया, जो कि एक मूड आ रहा है। फिलहाल देखने की बात है, अगर एनएसए डोवाल वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, हु इज नंबर 2 करेंटली, तो कुछ तो बात चल रही है, कुछ तो बात चल रही है, आई एम श्योर। और उसमें एक लास्ट चीज मैं आपसे ऐड कर दूं, इन सब के बीच में अगर एक चीज आपने अगर नहीं मिस की होगी, आई एम श्योर एस जयशंकर सर रशिया में हैं। हाँ, वो फर्टिलाइजर्स की बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीजें बात कर रहे हैं। इट मींस अगर वो रशिया में जाके, मैंने 3 टॉप लोगों की बात की ना, इट मींस अगर रशिया में पहुंच गए एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल चाइना पहुंच जाते हैं,
इसका मतलब ब्रिक्स को लेके इंडिया बहुत सीरियस होके ब्रिक्स की जो पोजीशनिंग की बात है वो कर रहा है। इंडिया ब्रिक्स को और मजबूत करने की बात करेगा। हालांकि सुनने में आ रहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति अपने कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से, इंटरनल कमिटमेंट्स की वजह से ब्रिक्स समिट में नहीं आएंगे। उनका रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए कोई उनके और नंबर 2 या नंबर 3 आ रहा है, नंबर 2 आई थिंक आ रहा है। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल देखने की बात है कि अगर वो आते हैं 12 और 13 सितंबर के ब्रिक्स की समिट है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। इंडिया बहुत जोरदार से तैयारी कर रहा है और हम इस ब्रिक्स समिट पे बातचीत करते रहेंगे आगे। तो दोस्तों बात तो करने का बहुत मन है हम लोगों का, लेकिन क्या करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको सम अप करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने डॉट्स जो हैं जोड़ने की कोशिश की होगी ब्रिक्स को लेकर। ईरान की बात हो, जो सैंक्शंस की बात ट्रम्प कर रहे हैं उसकी बात हो, मजा आएगा आपको इस वीडियो में। बाकी ओवर टू यू निपेंद्र भाई। ईरान की आपने बात की थी, लास्ट में पॉइंट ऐड कर दूं कि ईरान के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए। तो ये तमाम चीजें हम देखने वाली है कि ब्रिक्स समिट के बाद इंडिया किस पोजीशनिंग में जाता है। एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया किसी दल का या किसी गुट का हिस्सा तो नहीं बनेगा, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ हो। लेकिन इंडिया अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करता है अमेरिका के सामने, इंडिया चाइना के सामने अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करता है, ये तमाम चीजें हमें देखने वाली बात है और ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। तब तक के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया हमारा एक टारगेट है और ये टारगेट है कि हम लोग 1 मिलियन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और हाँ, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग देखें और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। हाँ, तो हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आप हमें सुझाव भेजते रहिए, हम उसी हिसाब से अपनी सुधार करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।